नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि पढ़ रहे हैं, यानी कि भाग 2। पिछली कक्षा में भी हमने शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि को पढ़ लिया था, लेकिन इस कक्षा में हम शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। जैसे आपको पता है कि गुणवत्ता क्या है। किसी भी क्षेत्र के निर्धारित कुछ लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करना तथा सामाजिक समरसता स्थापित करना गुणवत्ता कहलाता है। शिक्षा का दायित्व है कि वह बच्चे में विषयगत दक्षताओं के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, न्याय, एकता, देशभक्ति आदि सभी को सिखाए। बालक में यह गुण डेवलप करे ताकि सभी बच्चे पुस्तक के पाठों को समझकर सीख सकेंगे। वांछित दक्षता, उस विषय से संबंधित दक्षता को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे बिना डरे हुए अपनी बात शिक्षक को कह सकते हैं, तभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण अभिवृद्धि होगी। बच्चों की गुणवत्तापूर्ण उपलब्धि प्राप्त होगी, यानी शिक्षण द्वारा उसमें समस्त दक्षताएं व कौशल उत्पन्न करने से हैं, जिसे वे किसी विशेष स्तर पर पाठ्यक्रम में निर्देशित किए गए हैं। छात्र श्रम के प्रति आत्मसात करें। श्रम को करने में उन्हें किसी प्रकार की शर्म महसूस न हो। संप्रेषण क्षमता में उनकी वृद्धि हो। सामाजिक व राष्ट्रीय जो उत्तरदायित्व है, अपने कर्तव्यों को वह निभा सके। आर्थिक विकास में वह सहयोगी बन सके। विश्व बंधुत्व की भावना में वह वृद्धि कर सके। तो यह हम शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि के तहत लेते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम है अनुदेशन एवं अधिगम में सुधार। अनुदेशन यानी सूचना देना और अधिगम परिस्थितियों में सुधार करना। अधिगम परिस्थितियों में पहला आएगा छात्रों के समक्ष अधिगम वातावरण उपस्थित करना। छात्रों के समक्ष अधिगम वातावरण उपस्थित करना, यानी कि विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण उपस्थित किया जाए कि छात्र पूर्ण समय अधिगम क्रिया क्षेत्र में व्यस्त रहे। अधिगम क्रिया की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि छात्रों में किसी भी प्रकार की अरुचि एवं नीरसता की स्थिति उत्पन्न न हो और वह अपने समय का उपयोग कर सके, उचित उपयोग कर सके। जो कक्षा का पीरियड या समय अवधि दिया गया है, उस समय अवधि का वह पूर्ण उपयोग कर सके और कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके अलावा हम आगे लेते हैं सीखने की प्रक्रिया पोषण से युक्त। सीखने की प्रक्रिया पोषण से युक्त होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों को यह अनुभव होना चाहिए कि विद्यालय का जो वातावरण है वही उनके लिए श्रेष्ठ तथा उपयोगी है। इस विद्यालय को छोड़कर वह अन्यत्र कहीं नहीं जाए, अपनी कक्षा को बंक न करे और वह अधिक से अधिक समय विद्यालय में रहना पसंद करें। यानी वातावरण अच्छा होगा तो अधिक से अधिक समय अपना विद्यालय में बिताएंगे, खाली समय का उपयोग करेंगे और वह विद्यालय के वातावरण के साथ उचित प्रकार से समायोजन कर सके। तीसरा हम लेते हैं अधिगम प्रक्रिया के मार्ग में आने वाली बाधाएं को दूर करना। यानी कि बच्चों की जो व्यक्तिगत समस्या होती है या पारिवारिक समस्या होती है या आर्थिक समस्या होती है, अगर वह अपने शिक्षक को कहता है तो शिक्षक का दायित्व है कि इन अधिगम बाधाओं को वह दूर करें, अपने बच्चों को प्रेरित करें, अपने छात्रों की समस्या को ध्यान से सुने। तो विद्यालय बाधा है, ये विद्यालय परिवेश में इन बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, शिक्षक तथा छात्र का जो संबंध है वह आत्मीय संबंध बनेगा और ऐसा गुरु या ऐसा शिक्षक वह एक छात्र अपनी जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। तो अगर एक शिक्षक
छात्र की जो अधिगम प्रक्रिया में आने वाली जो बाधाएं आ रही है, व्यक्तिगत, भौतिक, सामाजिक जो भी बाधाएं आ रही है, आर्थिक बाधाएं, तो इनको दूर करने का एक शिक्षक को भलीभांति प्रयास करना चाहिए। आगे हम लेते हैं योजना तैयार करना। योजना ऐसी बनानी चाहिए छात्रों के लिए कि छात्रों के शैक्षिक एवं सामाजिक व्यवहार की प्रगति आती हो, इसमें प्रगति दिखती हो। तो विद्यालय में उन सभी कार्यक्रमों की योजना ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों को शैक्षिक व सामाजिक व्यवहार की प्रगति के लिए वह योजना आवश्यक हो। उसमें आवश्यकता अनुसार शिक्षक का हस्तक्षेप शिक्षक को करना चाहिए, जिससे छात्रों का जो व्यवहार है उसका सर्वोत्तम विकास हो सके। तो शैक्षिक कार्यक्रम और सामाजिक व्यवहार, उसका शैक्षिक और सामाजिक व्यवहार दोनों इस कार्यक्रम या इस योजना में छलके, यानी पारदर्शिता रहे। आगे आता है विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों का प्रयोग। विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल, जैसे छात्रों को जब वह 40 मिनट की या 45 मिनट की जो कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न करता है, तो एक शिक्षक को विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों का उपयोग लेना चाहिए। जैसे प्रश्न कौशल है, प्रस्तावना कौशल है, पुनर्बलन कौशल है, शामपट कौशल है। इस तरह से विभिन्न कौशलों का प्रयोग तथा उपयोग करते हुए एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न करवानी चाहिए। आगे आता है विभिन्न रचनाओं का प्रयोग। विभिन्न व्यूह रचनाओं का प्रयोग करके उनमें अधिगम स्तर को उच्च बनाया जा सकता है। तो शिक्षक एवं छात्रों की शैक्षिक क्रियाओं के मध्य सामंजस्य की स्थिति होनी चाहिए, अर्थात दोनों ही क्रियाओं का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंध अधिगम एवं अनुदेशन सुधार से होना चाहिए। विद्यालय में छात्रों के अनुदेशन में उपचारात्मक शिक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिस विषय में अगर छात्र कमज़ोर है तो उस कमज़ोरी का निदान करने के लिए छात्र को अलग से व्यूह रचना निर्मित करनी चाहिए, ताकि छात्र का अधिगम परिस्थितियाँ में मन लग सके और वह अधिक से अधिक अधिगम कर सके। आगे हम लेते हैं छात्रों की सफलता एवं स्वास्थ्य के लिए समर्थन। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम आएगा मानसिक विकास हेतु कार्यक्रम। विद्यालय में मानसिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए, जिससे छात्रों की अपनी मानसिक क्षमता की वृद्धि हो सके एवं छात्र को प्रदर्शन के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण योजना तथा विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना चाहिए। आगे हम लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य शैक्षणिक क्रियाकलापों को परिमार्जित एवं पारदर्शी बनाने के लिए होना चाहिए, जिससे कि अधिगम एवं अनुदेशन प्रक्रिया को सफल बनाया जा सके तथा छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिला सके। सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन। सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का भी समावेशन होना चाहिए। इससे विद्यालय एवं समाज में होने वाले कार्यक्रमों में समाज एवं छात्रों की पूर्ण सहभागिता होनी चाहिए, जिससे छात्र में सामाजिक गुण, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक सेवाओं का ज्ञान वह ले सके। इस प्रकार की उपलब्धि को सामाजिक स्वास्थ्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे आता है
संवेगात्मक स्वास्थ्य के लिए सामूहिक कार्यक्रम। संवेगात्मक विद्यालय में संवेगात्मक स्वास्थ्य के विकास के लिए सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन होना ही चाहिए, जैसे छात्र एक दूसरे के संवेगों को समझ सकेंगे तथा भावी जीवन में संवेगात्मक स्थिरता से संबंधित व्यवहार का प्रदर्शन कर सकेंगे। इस प्रकार की क्रिया संवेगात्मक स्वास्थ्य से संबंधित होती है। विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। विद्यालय में रचनात्मक एवं स्वस्थ शैक्षणिक प्रतियोगिताओं का विकास होना चाहिए, जिससे सभी छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि ले सके तथा अपना प्रदर्शन उचित रूप से कर सके। प्रतियोगिताओं से छात्रों में कार्य करने एवं प्रदर्शन करने की क्षमता विकसित होगी। इसके अलावा आता है शिक्षक अभिभावक मीटिंग होनी चाहिए, जो मासिक होनी चाहिए, 6 मासिक होनी चाहिए, ताकि छात्र का जो व्यवहार है, छात्र ने जो ज्ञान सीखा है उससे अवगत कराया जा सके। छात्र का घर पे कैसा व्यवहार रहता है, वह क्या क्या कार्य करवाने में अपने पेरेंट्स की हेल्प करता है, परिवार के प्रति वह उसका व्यवहार कैसा है, वह अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को किस प्रकार निभाता है। तो इस तरह की मीटिंग होगी तो छात्र के संबंध में शिक्षक को भी ज़्यादा ज्ञान मिल सकेगा और अभिभावकों को भी छात्र से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का मंथली या क्वार्टरली, हाफेली और एनुअल मीटिंग होनी ही चाहिए। आगे आता है सामाजिक कौशलों के विकास हेतु कार्यक्रम। सामाजिक कौशलों के विकास हेतु कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में कौशलात्मक विकास की गतिविधियों का विकास किया जाना होता है, जिससे छात्र आवश्यकता के अनुसार अपने जीवन में उचित व अनुचित कार्यों का निर्णय ले सकते हैं। इसलिए सामाजिक कौशलों के विकास से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। अभिभावक की साझेदारी सुनिश्चित करना। अभिभावकों की साथ सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे अभिभावक छात्रों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में विद्यालय का सहयोग कर सके तथा छात्रों को अनुशासित बनाने में सहयोग प्रदान कर सके। इसलिए अभिभावकों की साझेदारी सुनिश्चित करना ही चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे सुरक्षित एवं सकारात्मक विद्यालय जलवायु का सृजन। कक्षा के लिए वातावरण तथा विद्यालय के लिए जलवायु शब्द का प्रयोग किया जाता है। जलवायु का क्षेत्र वातावरण से व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि विद्यालय कक्ष के स्वरूप एवं आकार में बड़ा होता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुरक्षित एवं उपयोगी वातावरण एवं जलवायु का होना आवश्यक है। छात्र जब ये अनुभव करता है कि विद्यालय का वातावरण उसके घर के वातावरण से कहीं अधिक सुरक्षित तथा अच्छा है, तो वह विद्यालय में अधिक से अधिक समय रुकना पसंद करेगा। इसलिए विद्यालय की जलवायु एवं कक्ष के वातावरण को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित बनाने का उपाय करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हम रखते हैं कक्ष का वातावरण एवं विद्यालय की जलवायु का अनुकूलन। इसमें हम यही कहेंगे कि कक्ष का वातावरण एवं विद्यालय की जलवायु इस प्रकार विकसित की जाए कि छात्रों को अधिक से अधिक सीखने के अवसर मिल सके, छात्रों की जो प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्ति का स्तर ऊंचा हो सके। सुरक्षित एवं उपयोगी जलवायु से छात्रों में लिखने एवं पढ़ने की क्षमता के साथ साथ गणितीय क्षमता का विकास होता है। यह अनुसंधानों से सिद्ध हो चुका है कि सुरक्षित एवं उपयोगी जलवायु होगी तो विज्ञान, गणित आदि विषयों के प्रति जो छात्रों में अरुचि रहती है
वह रुचि लेने लगेंगे और उनमें जो क्षमता है उनका विकास अच्छा होगा, क्षमताओं का विकास उच्च स्तर पर होगा। शारीरिक दंड पर प्रतिबंध, शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। शारीरिक दंड पर हर विद्यालय को निषेध किया गया है। शारीरिक दंड से एक और बच्चे में विद्यालय के वातावरण के प्रति असुरक्षित की भावना